हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल FTM क्लासेस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पे। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों तरह की क्लासें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं थ्योरी के साथ साथ आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल की भी क्लासेस लेकर आऊँ, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस चैनल के साथ अपना प्यार जाहिर कर दें। प्यार जाहिर करने के लिए दोस्तों बस इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों मैं आप लोगों की थ्योरी के साथ साथ पूरी प्रैक्टिकल की वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप लोगों को जिस तरह की वीडियो पसंद है, आप जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि सेल राउरकेला के द्वारा पूछे गए हैं और इसका एग्ज़ाम 27/12/2022 को हुआ है। दोस्तों सेल एक मिनी रतन कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके कुछ प्लांट आपके उड़ीसा में है, कुछ प्लांट झारखंड में है। जी हाँ, ये एक मिनी रतन कंपनी है और सेल बोकारो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका जो है कि फॉर्म भराना बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सेल किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। मैं एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो आइए दोस्तों, समय न लेते हुए इस वीडियो को हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग में एरो का अनुपात क्या होता है। जी हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में एरो का अनुपात क्या होता है। वही एरो जिसे हम डायमेंशनिंग लाइन कहते हैं, जो हमारा इस तरह का होता है। जी हाँ, इस तरह का जो लाइन होता है जिसे हम डायमेंशनिंग लाइन भी कहते हैं, उसी का एरो का अनुपात पूछा गया है। ये जो एरो है इसका अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों इसका अनुपात होता है 3:1। 3:1, 3 हमारी ये लंबाई हो जाती है एरो की और 1 हमारी चौड़ाई हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों हम आगे। सेट स्क्वायर के द्वारा इनमें से कौन सी कोण की माप नहीं ली जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं 105, 125, 30, 45 और 75। तो दोस्तों सेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग बहुत सारे कोण का माप ले सकते हैं। 30 डिग्री ले सकते हैं, 45 डिग्री ले सकते हैं, 75 डिग्री भी ले सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं, 105 डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन 125 डिग्री हम नहीं ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 125 डिग्री की माप नहीं ले सकते हैं। अब आ गए हैं दोस्तों हम तीसरे नंबर पे। लेथ के दाहिने साइड पर क्या स्थित होता है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों को पता होगा कि लेथ के दाहिने साइड पे क्या स्थित होता है। तो लेथ के दाहिने साइड पे हमारा टेल स्टॉक स्थित होता है और लेथ के बाएं साइड पे हमारा हेड स्टॉक होता है, जिसमें हमारा गियर बॉक्स सारा होता है। और हमारे जो जस्ट सामने होता है उसके बेड पे मूव करता है, उसे हम कैरेज बोलते हैं और इसी में हमारा सैडल भी अटैच होता है। ठीक है दोस्तों, तो टेल स्टॉक हमारा लेथ के दाहिने साइड पे होता है। फिर आगे आते हैं, शेपर मशीन एंड स्लोटर मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का क्या कार्य है। या दोस्तों शेपर और स्लोटर जो मशीनें हमारी होती है, उसमें जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हमारा लगा हुआ होता है, उसका क्या कार्य होता है, उस क्या कारण है कि उसमें हम क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, आइडियल टाइम, डिक्रीज फीड, डिक्रीज फॉरवर्ड फीड, इंक्रीज फॉरवर्ड स्टॉक। तो दोस्तों जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है वो आइडियल टाइम को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब आगे आते हैं, कि 25H क्या प्रदर्शित करता है। 25H दोस्तों ये लिमिट फिट टॉलरेंस का क्वेश्चन है कि 25H क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों 25H हमारा ऑप्शन में है टॉलरेंस, अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों 25H हमारा ये जो है कि टॉलरेंस प्रदर्शित करता है। फिर आगे आते हैं हम। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है सेल राउरकेला के द्वारा, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आगे आते हैं, लेथ मशीन टूल में डेड सेंटर किस में समायोजित होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि डेड सेंटर हमारा कहाँ होता है, तो डेड सेंटर हमारा टेल स्टॉक में होता है। ठीक है दोस्तों, डेड सेंटर हमारा डेड सेंटर में ही, यानी इसको हम टेल स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चक हमारा लाइफ सेंटर हो गया
और गियर ट्रेन हमारा वही जो लाइफ सेंटर में जो गियर बॉक्स होता है उसमें जो गियर ट्रेन लगे होते हैं उसको गियर ट्रेन बोलते हैं। कैरेज जिसमें बेड को हम आगे पीछे करते हैं कैरेज को, उसमें हैंडल लगे हुए होते हैं, उसमें एप्रॉन, उसको हम कैरेज बोलते हैं। एप्रॉन और कैरेज लगभग एक ही में होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारी कट के लिए इनमें से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। भारी कट यानी कि ज़्यादा मटेरियल काटने के लिए हम लोग किस फाइल का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में हमारा रफ फाइल, सेकेंड कट फाइल, मास्टर्ड फाइल, रास्प कट और फ्लैट फाइल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किस किस फाइल का क्या क्या यूज़ है। रफ फाइल हमारा ये भी ज़्यादा मटेरियल काटता है। सेकेंड कट फाइल ये हमारा थोड़ा कम मटेरियल काटता है। रास्प कट ये रबर के लिए यूज़ होता है। और फ्लैट फाइल ये भी हमारा कम मटेरियल काटता है। तो यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा मटेरियल हमारा मास्टर्ड फाइल काटता है, फिर हमारा रफ फाइल काटेगा, फिर फ्लैट फाइल, तब सेकेंड कट फाइल, तब हमारा रास्प कट ये रबर के लिए, शीशे के लिए या फिर चमड़े के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है मास्टर्ड फाइल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसके लिए क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। ऑयल ग्रुप काटने के लिए, मेक कॉर्नर्स कॉर्नर बनाने के लिए, टू मेक फ्लैट सरफेस एक प्लेन सरफेस बनाने के लिए, टू कट कीवे एंड ग्रुप्स यानी कि कीवे और ग्रुप्स काटने के लिए, टू रिमूव रफ स्पॉट्स यानी कि जो हमारे रफ स्पॉट होते हैं, जो रफ खुरदुरे सतह होते हैं, उन्हें हटाने के लिए। तो दोस्तों जो क्रॉस कट चीजल है उसका प्रयोग हम लोग जो है कि कीवे और ग्रुप्स काटने के लिए करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब आगे आते हैं, लेथ मशीन पर अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लेथ मशीन पे हम लोग बहुत से चक का यूज़ करते हैं अलग अलग जॉब के लिए। तो वही पूछा जा रहा है कि अनियमित तरह का अगर जॉब है हम तो उसके पकड़ने के लिए हम लोग किस तरह का या किस चक का यूज़ करेंगे। ऑप्शन में हमारा थ्रीजा चक, इंडिपेंडेंट चक, फेस प्लेट, मैग्नेटिक चक, एनविल। तो दोस्तों थ्रीजा चक हम लोग जो है कि किसी भी राउंड जॉब को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं और इसकी पकड़ थोड़ी कमज़ोर होती है। इंडिपेंडेंट जक जिसको हम फोरजा चक भी कहते हैं, इसकी पकड़ थ्रीजा चक से थोड़ी ज़्यादा होती है। फेस प्लेट दोस्तों जो इरेगुलर शेप में यानी अनियमित आकार के टेढ़े मेढ़े जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग फेस प्लेट का यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक चक में भी दोस्तों हम लोग ज़्यादा हेवी मेटल को नहीं पकड़ सकते हैं, छोटे मोटे काम को करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक चक का यूज़ करते हैं। और दोस्तों एनविल का यूज़ जो है कि हम लोग फोर्जिंग के लिए करते हैं। तो एनविल होगा नहीं, इसका सही ऑप्शन है फेस प्लेट। अब आगे आते हैं दोस्तों, एब्रेसिव कणों को आपस में जोड़कर रखने के लिए कौन सहायक होता है। यानी कि जो एब्रेसिव कण हमारे होते हैं उसको जोड़कर रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। स्ट्रक्चर का, बॉन्ड का, एब्रेसिव का, ग्रेन का और ग्रेड का। तो दोस्तों जो एक ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें जो एब्रेसिव होते हैं उनको जोड़ कर रखने का काम कौन करता है, हमारा बॉन्ड करता है। यही बॉन्ड है जो एब्रेसिव कणों को आपस में जोड़कर रखता है। अब आगे आते हैं दोस्तों हम कि रैचेट एंड पॉल प्लेनर के किस भाग में समायोजित होता है और इसका कार्य क्या है। जी हाँ, रैचेट और पॉल, जो रैचेट और पॉल है हमारा ये प्लेनर में स्थित होता है और इसका यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ को फीड देने के लिए, या टेबल को फीड दें या फिर टूल को फीड दें। ठीक है, तो इसका यूज़ हो जाएगा सही ऑप्शन फीड देने के लिए। गति बढ़ाने के लिए नहीं, गति बढ़ाने के लिए हम लोग मोटर का यूज़ करते हैं, गियर का यूज़ करते हैं या फिर बेल्ट का यूज़ करते हैं। टेबल को वापस लाने के लिए नहीं, ये रैक और पिनियन पे हमारा टेबल मूव करता है। गियर बदलने के लिए नहीं, गियर बदलने के लिए हम लोग जो है कि गियर हैंडल का यूज़ करते हैं। ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही है फीड देने के लिए। रैचेट और पॉल का यूज़ हम लोग फीड देने के लिए करते हैं। अब आगे है दोस्तों, सीएनसी मशीन के स्पिंडल को काउंटर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए किस कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी सीएनसी मशीनें होती हैं उसमें जो है कि हम लोग जानते हैं कि जी कोड और एम कोड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, ये जो मशीनें होती है उसके चक को काउंटर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए यानी कि उल्टा घुमाने के लिए हम लोग किस कोड का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों G03 कोड का यूज़ करते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, कौन सा गियर है जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अलाइन तो करता है लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक गियर हमारा ये है
मान लीजिए, और एक गियर हमारा ये है। ठीक है, ये दोनों जो है कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे अलाइन तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। तो ये कौन सी गियर है? एक गियर हमारा दोस्तों ये है मान लीजिए, और एक गियर हमारा ये है। ये जो है कि 90 डिग्री में एक दूसरे के साथ मिल तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। तो ये कौन सी गियर है? तो दोस्तों हाइपोइड गियर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर अलाइन तो करती है लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब आगे आते हैं, तेज गति और हैवी लोड के लिए किस गियर का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, गियर के बारे में आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि किस गियर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो हमारा जो स्पेयर गियर होता है ये कम लोड के लिए यूज़ किया जाता है। हेलिकल गियर है, ये भी हैवी लोड के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन ये किसी एंगल पे कटा हुआ होता है। बेबल गियर जो है कि 90 डिग्री में एक दूसरे को, ये भी कम लोड के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपोइड गियर ये हमारा हेवी लोड और हेवी स्पीड के लिए हाइपोइड गियर का यूज़ किया जाता है। रैक और पिनियन दोस्तों, रैक और पिनियन एक ये हमारा हो गया रैक, इस तरह का इस पे गियर कटा हुआ होता है, और एक गोल हमारा जो है कि इस पे इस तरह का गियर हमारा, इसे रैक एंड पिनियन बोलते हैं। ये जो कि ऐसे ऐसे मूव करती है इसके ऊपर। तो हमारा सही ऑप्शन है हाइपोइड गियर। ड्रिल बिट का मटेरियल क्या होता है? दोस्तों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ड्रिल बिट का मटेरियल तो हमारा सीधे हाई स्पीड स्टील। एक क्वेश्चन और है हमारा ग्राइंडिंग व्हील से कि 46S और 54H में एच ग्राइंडिंग का क्या प्रदर्शित करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 99.9% एग्जाम ऐसे हैं टेक्निकल के जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन ग्राइंडिंग व्हील से इस तरह का पूछा जाता है। तो दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी कर लें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन न छूटे। दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये जो 46 है ये जो है कि एक एब्रेसिव है जो कंपनी के द्वारा प्रदर्शित या कंपनी के द्वारा दिया जाता है इसका नाम। ठीक है, एस जो है कि एब्रेसिव का प्रकार, जैसे कि एब्रेसिव दो तरह के होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दोस्तों एस से हमारा हो गया सिलिकॉन कार्बाइड। और ये जो हमारा 54 है ये हमारा ग्रेन साइज को प्रदर्शित करता है। दोस्तों ग्रेन साइज 4 तरह के होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। कोर्स 10 से 24, मीडियम 30 से 60, फाइन 80 से 180 और वेरी फाइन 220 से 600 तक पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो 54 है हमारा, ये 30 से 60 यानी कि हमारा मीडियम में, ये हमारा मीडियम हो गया। ठीक है, और हमारा जो एच है ये हमारा ग्रेड को दर्शाता है, ये हमारा ग्रेड को दर्शाता है एच कि ये किस तरह का है ग्रेड। ग्रेड दोस्तों 3 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सॉफ्ट, मीडियम और फिर एक फाइन। सॉफ्ट दोस्तों अल्फ़ाबेट के ए से लेकर एच तक और आई से पी तक प्रदर्शित किया जाता है, और फिर क्यू से जेड तक हमारा फाइन को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है कि एच यहाँ पे क्या है, तो एच हमारा क्या है, ए से एच तक हमारा क्या है, सॉफ्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट। ठीक है, और ये हमारा ग्रेड साइज है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सॉफ्ट। अब आगे चलते हैं कि इनमें से किसका प्रयोग कोण मापने के लिए करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, बेवल प्रोटेक्टर, स्क्राइबर या फिर ट्रेमल। दोस्तों वर्नियर हाइट गेज हम लोग हाइट मापते हैं, वर्नियर कैलिपर से किसी की लेंथ या गोलाई या फिर उसका डाया मापते हैं। बेवल प्रोटेक्टर ये हम एंगल यूज़ करने के लिए करते हैं। स्क्राइबर का यूज़ जो है कि मार्किंग के लिए करते हैं या फिर किसी जॉब को ट्रू करने के लिए करते हैं। ट्रेमल का यूज़ हम लोग किसी बड़े वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बेवल प्रोटेक्टर। अब आगे आते हैं हम लोग, थ्रेड के किसी बिंदु से अमूमन दूसरे बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर ये हमारा थ्रेड है इस तरह का, मान ले हम, मैं आप लोगों को समझाने के लिए पिक्चर बना रहा हूं। अगर दोस्तों ये हमारा थ्रेड है तो पूछ रहा है कि एक बिंदु, अगर हम एक बिंदु यहाँ से ले लें या फिर यहाँ पे ले लें एक बिंदु, अमूमन एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक की दूरी, अगर एक बिंदु हम यहाँ ले लें तो ये हमारा क्रेस्ट पे दूसरा बिंदु हो जाएगा, और इसकी दूरी पूछ रहा है किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, पिच। रूट से रूट की दूरी या क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पिच। लीड कहते हैं दोस्तों कि अगर हम किसी वोल्ट को इस पे चढ़ा रहे हैं तो एक चक्कर में हमारा वोल्ट कितना आगे गया उसे लीड कहते हैं। रूट हमें इसे कहते हैं रूट। ये हमारा क्रेस्ट हो गया, उठा हुआ भाग। पिच डाया यानी कि एक हमारा सेंटर लाइन से एक इमेजिनरी डाया होता है जिसे हम पिच डाया कहते हैं। क्रेस्ट दोस्तों जो हमारा सबसे ऊपरी भाग है यानी कि चोटी, इसे हम क्रेस्ट कहते हैं। तो पूछ रहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को हम लोग पिच कहते हैं। अब आगे आते हैं कि लेथ मशीन के बेड का सरफेस किस मटेरियल का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मशीनों के मटेरियल के बारे में पूछ देता है कि मटेरियल का ये पार्ट्स कौन से मेटल का बना होता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जानना होगा, ये जानना चाहिए। दोस्तों लेथ मशीन का जो मटेरियल है वो है हमारा ग्रे कास्ट आयरन। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर मशीनों के बेड होते हैं या फिर उसके बेस होते हैं या फिर उसकी बॉडी होती है, ये ज़्यादातर जो है कि ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। ग्रे कास्ट आयरन के इसलिए बने होते हैं क्योंकि जब हमारी मशीनें चलती हैं तो उसमें काफ़ी वाइब्रेशन होते हैं, तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा क्षमता ग्रे कास्ट आयरन में होती है। इसलिए जो है कि मशीनों की बॉडी ज़्यादातर ग्रे कास्ट आयरन की बनाई जाती है। अब आगे है दोस्तों कि तांबे के कटिंग के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कूलेंट से, किस मटेरियल के लिए उचित कूलेंट कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे तांबा पूछ रहा है तो तांबा के लिए हम लोग केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं, या फिर तांबा के लिए या फिर एल्यूमिनियम के लिए, दोनों के लिए हम लोग जो है कि केरोसिन ऑयल का यूज़ करते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों, इनमें से कौन एक परमानेंट फास्टनर है। जैसा कि दोस्तों बता दें, फास्टनर तीन तरह के होते हैं, परमानेंट, सेमी परमानेंट, परमानेंट, सेमी परमानेंट, और फिर एक टेम्प्रोरी। तो टेम्प्रोरी में दोस्तों हमारा नट एंड बोल्ट आ जाता है, सेमी परमानेंट में हमारा सोल्डरिंग आ जाता है, और परमानेंट में हमारा वेल्डिंग आ जाता है। क्लियर है दोस्तों। सबसे कठोर कटिंग टूल कौन सा है। तो दोस्तों सबसे कठोर कटिंग टूल हम लोग जैसे जानते हैं कि सबसे कठोर मेटल कौन सा है, हमारा सबसे कठोर मेटल डायमंड है। तो ये हमारा कटिंग टूल जो है कि डायमंड का भी बहुत सारा कटिंग टूल पाया जाता है, जैसे कि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील कुछ डायमंड एब्रेसिव के उस पर लगे होते हैं, उसके व्हील के फेस पे, और जो है कि हमारा ये ड्रेसर जो हमारे होते हैं, जिस ग्राइंडिंग व्हील को जो हम ड्रेस करते हैं, जब हमारा उस पर मटेरियल चिपक जाता है या फिर हमारा ग्राइंडिंग व्हील हल्का तिरछा हो जाता है रगड़ खाकर, तो उसको सही करने के लिए हम लोग ड्रेसर का यूज़ करते हैं, उसके पॉइंट पे भी डायमंड का यूज़ होता है। तो दोस्तों सबसे कठोर हमारा कटिंग टूल डायमंड है। अब आगे आते हैं दोस्तों, किसी प्लेट के हर दिशा में ड्रिल करने के लिए किस जिग का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जिग एंड फिक्सर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी प्लेट को अगर हम ड्रिल करना है उसके हर एक दिशा में, यानी एक ड्रिल यहाँ इस कोने पे है, दूसरे ड्रिल उस कोने पे है। अगर ये हमारा प्लेट हो गया, मान लीजिए ये हमारा प्लेट है, एक ड्रिल हमारा यहाँ है, एक ड्रिल यहाँ है, एक ड्रिल यहाँ है, एक ड्रिल यहाँ है। अगर इस तरह के हमें ड्रिल करने हो तो हम लोग किस जिग का यूज़ करना चाहते हैं, किस जिग का यूज़ करेंगे। दोस्तों जिग का यूज़ हम लोग जो है कि टूल को गाइड करने के लिए करते हैं, और फिक्सचर को, ये हमारा फिक्सचर हो गया, मान के चलिए यहाँ पे हमारा एक नट बोल्ट लगा हुआ होगा, तो दोस्तों जो हम जॉब को पकड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फिक्सचर कहते हैं, और जिससे हमारा टूल गाइड होता है उसे हम जिग कहते हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं कि जिग का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों जिग का यूज़ हम किसी चीज़ को ड्रिल करने के लिए, रिमिंग करने के लिए, टैपिंग करने के लिए करते हैं। जिग जो है कि टूल को गाइड करता है और फिक्सचर जॉब को होल्ड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है
कि जो प्लेट है उस पर अगर हर दिशा में हमको ड्रिल करना है तो किस जिग का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग टेम्पलेट जिग का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टेम्पलेट जिग का यूज़ करेंगे हम लोग हर दिशा में। इससे जो है कि आपकी जहाँ ये ड्रिल करनी हो सीधे आपका टूल वहाँ पे लाइए और ड्रिल कर दीजिए। एक तरह की टेम्पलेट होती है, यानी कि उसकी कॉपी होती है। किसी भी पतली चद्दर से हम किसी जॉब की जो हमें ड्रिल करनी है उसकी कॉपी बना लेते हैं, फिर उस जॉब पे हम रख देते हैं, फिर जहाँ जहाँ पे हमारा हॉल है सीधे हम टूल को वहाँ ले जाके होल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सीएनसी मशीन में कौन सी मोटर का यूज़ होता है। दोस्तों सीएनसी मशीन में बहुत सारे मोटर का यूज़ होता है। जी हाँ, आपने कभी सीएनसी मशीन देखी होगी तो उसमें आप देखोगे कि चक में अलग मोटर और कूलेंट के लिए अलग मोटर और फिर टेबल को रोटेट करने के लिए अलग मोटर होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर हम लोग जो है कि इंडक्शन मोटर और सर्वो मोटर का यूज़ करते हैं सीएनसी मशीनों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पाइप में पाई जाने वाली थ्रेड कौन सी होती है। तो आप एक चीज़ याद रखो कि पाइप अगर पूछ दे तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। जी हाँ दोस्तों, एक स्पेशल तरह की थ्रेड होती है जिसे हम पाइप थ्रेड कहते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, और ये हर तरह की पाइप में इसका यूज़ किया जाता है। VMC में इंटरनल थ्रेडिंग कटिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो VMC मशीन वर्टिकल मशीनिंग सेंटर को बोलते हैं। ये CNC का ही एक पार्ट है। ये ज़्यादातर इसको हम लोग मिलिंग के लिए यूज़ करते हैं VMC का यूज़। लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो CNC का भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, टैपिंग हो गया, स्टेप बोरिंग हो गया। इस तरह के जो है कि हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं VMC पे। तो यहाँ पूछ रहा है कि VMC में इंटरनल थ्रेड कटिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे। तो दोस्तों इंटरनल थ्रेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैपिंग का यूज़ करते हैं। तो इंटरनल थ्रेड के लिए हम लोग टैपिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। अगर वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।